एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 विज्ञान है, ये साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। कैसे हम किसी पौधे पौधे का मतलब होता है पेड़, ट्रीज, प्लांट, ये सारी चीजें ना पौधों की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो जंतु होता है उसे हम एनिमल्स कह सकते हैं, इंसेक्ट्स भी कह सकते हैं। ये जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर छोटे छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं, शेर, चीता, हाथी, यहाँ तक कि इसमें आपको मनुष्यों को भी देखना है। जो साइंस है ना, जो विज्ञान है ना, वो इंसानों को भी ना जंतु अर्थात एक प्रकार का एनिमल के कैटेगरी में ही रखता है। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 5 है, ये साइंस का विज्ञान है और क्लास 8 है जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, बचाव। कैसे इसे हम बचा के रखेंगे, कैसे इसे हम लंबे समय तक संरक्षित रखेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर काफी लंबा होने वाला है और बहुत इंटरेस्टेड भी होने वाला है। तो आइए शुरुआत में देखते हैं। इसमें हमें कुछ बताया गया है, जैसा कि हमने कक्षा 7 में बहुत सारे ऐसे पहलुओं को देखा है, बहुत सारी पहेलियों को देखा है, जहां पे हमने अलग अलग जानकारियों को इकट्ठा किया था। लेकिन मुख्य रूप से जो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट कहता है वनो उन्मूलन एवं इसके कारण। वनो उन्मूलन अर्थात जंगल से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है। वन मतलब होता है जंगल, तो हम इसमें जंगल के बारे में कुछ बातों को पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। अब नाना प्रकार का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि नाना जो हमारे रिश्ते में होते हैं वो नहीं। नाना का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर। आपने देखा होगा बहुत तरह के पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार के रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आपको क्या लगता है, अगर इस पृथ्वी पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे ना हो, अलग अलग तरह के जीव जंतु ना हो, तो ये इस पृथ्वी पर एक मानव जाति की अगर हम बात करें, इंसान रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, क्योंकि इंसानों को इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करने के लिए, रहने के लिए अलग अलग पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर आपको पता है कि हम मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, जो हम प्राण वायु लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो श्वास के माध्यम से लेते हैं, ये हमें कौन प्रदान करता है? पेड़ पौधे ही तो प्रदान करते हैं। तो ये पेड़ पौधे कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ पौधे नहीं है मतलब मनुष्यों की जाति समाप्त हो जाएगी, जीव जंतुओं की जाति समाप्त हो जाएगी। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया है। आज के समय में ये जो जीव हैं, जो ऑक्सीजन को अपने प्राण वायु के रूप में लेते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है वनोन्मूलन। मतलब वनोन्मूलन है क्या? सबसे पहली बातें तो ये आती है कि ठीक है, वनोन्मूलन के बारे में हमने इतना डिस्कशन कर लिया है, तो वनोन्मूलन है क्या? तो वनोन्मूलन का मतलब है जंगलों की सफाई, कटाई, उसकी कमी। आजकल जो पेड़ पौधों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, इससे बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है। समस्या कई प्रकार के हैं। आज आपने, हम सब दिल्ली में रहते हैं, चलो ठीक है, आज आपके सारे स्कूल बंद हो गए हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? पॉल्यूशन, प्रदूषण। क्यों? ये हमारे दिल्ली में मतलब पॉल्यूशन बहुत है, पेड़ पौधे नहीं है जो उन पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सके, ग्रहण कर सके, उसको खत्म कर सके। इन्हीं कारणों से आज दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं वनोन्मूलन। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त करने पर प्राप्त भूमि और अन्य कार्यों को उपयोग करना। वनोन्मूलन का मतलब इस बुक के माध्यम से बताया गया है कि यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से पेड़ पौधों को काटा जाता है और उसके बाद उसी जमीन पर बड़े बड़े मॉल, रेल, घर और अलग अलग चीजें बनाई जाती है। अब देखिए, वन क्या होता है कि बहुत अलग अलग उद्देश्यों से काटा जाता है। मतलब जो हम जंगलों को काटते हैं, इसके काटने का तरीका जो है वो अलग अलग कारणों से होता है। मतलब कुछ लोग मॉल बनाना चाहते हैं, कुछ लोग व्यापार करना चाहते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कुछ लोग उसको बेचने के लिए काट देते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। मतलब लोग खेती बाड़ी के लिए भी जंगलों को धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। अब क्या है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको पता है हमारा पृथ्वी तो नहीं बढ़ रहा है, पृथ्वी तो जितना है उतना ही
नहीं है। लेकिन लोगों की जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो इन सभी लोगों को भोजन करने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। तो अनाज उगेगा कहाँ? आकाश में तो नहीं उगेगा, हम अपने छत पे तो नहीं उगा सकते, हम अपने ऑफिस में तो नहीं उगा सकते। इसे उगाने के लिए हमें खेत चाहिए, और खेतों को बनाने के लिए लोग जंगलों को धीरे धीरे साफ करते जा रहे हैं। घरों एवं कारखानों का निर्माण, लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, क्योंकि मूलभूत जो जरूरी की चीजें हैं एक मनुष्य के लिए, वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के लिए खेती करना पड़ेगा, मकान के लिए जंगलों को काट कर जमीन बनाना पड़ेगा। तो इन कारणों से भी, फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए आज के समय में लोग पेड़ों को काट रहे हैं। साथ ही साथ फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ी का जलावन के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी लोग इस चीजों का उपयोग करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। आपको पता है कि घरों में टेबल, कुर्सी, बेड, लोग लकड़ियों को काटते हैं। साथ ही साथ घरों में, गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग लकड़ियों के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, इसके लिए भी लकड़ियों को काटा जाता है। आजकल के समय में दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण है। देखिए, आजकल के समय में आपने देखा होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होने लगता है तो बाढ़ आ जाता है, कहीं पे बारिश होती नहीं जिसके कारण सूखा पड़ जाता है, तो लोग खेती पानी सबके बिना तरस जाते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं ज्यादा जंगलों की कटाई के कारण ही हो रहा है। ज्यादा जंगल के काटने के कारण जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो अनबैलेंस हो गया है, असंतुलित हो गया है। पहले ये संतुलित था, अब ये असंतुलित हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है वनोन्मूलन के परिणाम क्या है। ये जो ज्यादा जंगलों को काटा जा रहा है, ज्यादा पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, इसके रिजल्ट क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, हमारी पृथ्वी पे इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ पे तो आपको बूझो तो जानो के माध्यम से भी बताया गया है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर मुद्दे के बारे में बताता हूँ कि अब बच्चे तो हो नहीं, क्लास 8 के बच्चे हो, तो आप ये बूझो तो जाने, पहेली, इन सबको मारो गोली। हम सीधा आते हैं मुद्दे पे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप अर्थात टेम्परेचर, जो गर्मी होता है वो, इसके अलावा प्रदूषण की स्तर में वृद्धि होती है। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दिल्ली की क्या हालत हो रही है। अभी नवंबर का महीना चल रहा है और आपको पता है कि दिल्ली एक प्रकार के लॉकडाउन में गुजर रहा है। सारे स्कूल बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां शट डाउन हो गई है। वो कह रही है कि आप घर से काम करो, क्योंकि यहाँ का जो AIQ है, मतलब कि जिससे हम एयर को मापते हैं कि कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग बीमार हो रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, उनको टीबी, दम्मा जैसी बीमारियां हो रही है। तो इससे आपको पता चलता होगा कि यदि आप ज्यादा जंगलों को काटेंगे तो हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा जो है वो भी बढ़ेगा। भौम जल का जो स्तर है वो भी निम्नीकरण हो जाता है। भौम जल कहने का मतलब है अंडरग्राउंड वाटर, पृथ्वी के नीचे जो पानी है ना, उसमें भी गिरावट देखने को मिलता है। उसमें भी लोग कई बार देखते हैं, आजकल के समय में आप देखते हो ना, पानी कितने समस्या के साथ आपको प्राप्त हो रहा है। खासकर गर्मी के महीने की अगर बात करो तो दिल्ली जैसे शहरों में, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, वहां पे कितनी ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। लाइन लगाओ, लाइन लंबी लंबी होने लगती है, लोग अब घरों में परेशान होने लगते हैं, पीने की पानी नहीं होती है। अब तो 40-40 रुपए, 50-50 रुपए दे के लोग पानी खरीदते हैं। आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले कोई ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग पानी खरीदेंगे। कोई सोचा था कि पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा, लेकिन आज पानी खरीदना पड़ रहा है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है। और साथ ही साथ वनोन्मूलन से प्राकृतिक असंतुलन भी होता है, मतलब जो प्रकृति का संतुलन है ये इससे बिगड़ता है। पता है कि आज के समय में यदि हम अपने नेचर को बैलेंस नहीं करें तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं यदि वृक्षों को इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रहे, मतलब लगातार हम ऐसे ही पेड़ पौधों को काटते रहे, तो भूमि में भी दिक्कत होगा, मतलब हमारे जो खेतें हैं वो बंजर हो जाएगी, वर्षा के पानी की कमी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं, आपदाएं की संभावना भी बढ़ जाएगी। बाढ़ ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसके कुछ लक्षण तो आप अभी ही देख सकते हो। कई बार ज्यादा बारिश होने के कारण महाराष्ट्र, असम, बेंगलोर, तमिलनाडु ये बहने लगते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन जगहों पे सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं होता है। तो यही बात है कि ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके परिणाम के रूप में आप इन्हें देख सकते हो।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पहले भी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसमें पौधे जो है वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जब भी पौधे अपना खाना बनाना शुरू करते हैं तो उसमें उनको CO2 को लेते हैं, तो CO2 को वो जब ग्रहण करते हैं तो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे हमारे वातावरण में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। अगर CO2 ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप परिणाम के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे वही बताया है कि CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अब उष्मीय मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसकी मात्रा में यदि वृद्धि हो रही है, मतलब इसका अगर मान बढ़ रहा है, तो परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन, अच्छा विश्व उष्णन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इंग्लिश में हम विश्व उष्णन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और हिंदी में ये विश्व उष्णन कहलाता है। विश्व उष्णन कहने का मतलब है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। अगर पृथ्वी के टेम्परेचर में अगर असंतुलन हो गया, इसका मतलब समझिए कि पानी के चक्र में भी असंतुलन, बारिश कम होना शुरू हो जाएगा, सूखा होना शुरू हो जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सूखा पड़ जाता है, मतलब कि पानी होता ही नहीं तो सूखा पड़ जाता है। मृदा जो होता है, मृदा कहने का मतलब है मिट्टी, इसके गुणों में परिवर्तन आने लगता है। मतलब जो खेती उपजाऊ होती है उसका उपजने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का बहुत प्रभाव पड़ता है। भूमि वृक्षों की कमी होने से मृदा अपवर्तन अधिक हो जाता है। मृदा अपवर्तन कहने का मतलब है मिट्टी की कटाई। जब बारिश होगा ना तो मिट्टी कटने लगता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। जब आप खेती करते हो तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि हमने पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है ना, उसी पे हम खेती करते हैं। हमने आपको बताया था सियाल, सीमा, नीफे, 3 प्रकार के पृथ्वी के परतें हैं। तो सियाल, सीमा, नीफे के जो सबसे ऊपर वाला परत है उसी पे हम खेती करते हैं क्योंकि वो मुलायम होता है। जब वो मिट्टी कटने लगेगा तो नीचे का फिर वो हार्ड जो पहाड़ होता है या फिर पथरीली मिट्टी होती है वो दिखाई देने लगेगी। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है और ह्यूमस कम हुआ तो इसका मतलब है खेती करने के लिए वो मिट्टी कमजोर हो जाएगा। धीरे धीरे फिर अगर ऐसा ही चलता रहे तो वो जगह जो है वो मरुस्थलीकरण हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बंजर पूरा जमीन हो जाएगा, वहां पे किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो पाएगी। उन्मूलन से क्या होता है, मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह पर जल के नीचे और अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर वनोन्मूलन ज्यादा हो रहा है, पेड़ पौधे ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो इससे जो जमीन में अंदर जो जल को सोखने की क्षमता होती है, खींचने की क्षमता होती है, वो भी कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप फिर बाढ़ आएगा। मृदा का जो गुण है वो खत्म हो जाएगा, उसके पोषक तत्व, गठन इत्यादि में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फिर से बताया गया है कि कक्षा 7 में हमने पहले भी पढ़ा था, क्लास 7 के बच्चों ने पहले ही पढ़ा था कि वनों से हमें, मतलब पेड़ पौधों से हमें अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब पेड़ पौधों से कई अलग अलग चीजें प्राप्त होती है हमें। इन उत्पादों की सूची आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए, पेड़ पौधों से हमें फल भी प्राप्त होता है, दवाइयां भी प्राप्त होता है, लकड़ी भी प्राप्त होता है, बहुत प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजों का आपको इसके अंदर एक टेबल बनाना पड़ेगा। यदि हम वृक्षों को लगातार काटते रहते हैं तो फिर इन उत्पादों का सामना हमें करना पड़ेगा, बहुत तरह की समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट हमारा कहता है वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। अभी तक हमने वनोन्मूलन के बारे में पढ़ा, जंगलों के बारे में पढ़ा, कैसे वनोन्मूलन से कौन कौन से परिणाम देखने को मिलता है, ये सब पढ़ा। अब हम बात करते हैं, ठीक है भैया, अब तो जंगल बहुत सारी हो गई है, अब हम जंगलों को बचाएंगे कैसे और जंगल में रहने वाले जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, हाउ टू सेव। मतलब कि जंगल में रहने वाले बहुत सारे प्राणी हैं, चीता हो गया, बाघ, शेर, हिरन, भालू, गीदड़, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो इन सभी को भी तो बचाना जरूरी है क्योंकि ये तो पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लो जंगल में शेर ही नहीं रहेगा तो फिर जंगल में सबसे ज्यादा हिरन हो जाएगा, हिरन सबसे ज्यादा हो जाएगा तो वो सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे क्योंकि हिरन को तो खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चाहिए। पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे तो
बैलेंस फिर से गड़बड़ ही हो जाएगा ना। हमारे वातावरण में तो पेड़ पौधे भी चाहिए। तो देखिए, शेर जो है वो हिरन को खाता है, हिरन जो है वो पौधों को खाता है, पौधों की पत्तियों को छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, उन छोटे छोटे कीड़ों को मतलब चिड़िया वगैरह खाती है, उन चिड़ियों को बाज खा जाता है, बाज को शेर खा जाता है। तो ऐसे ही ये साइकिल बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये हमारा पृथ्वी चलता कैसे है। तो ये एक चक्र है जिसमें हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं। एक चीज भी अगर ज्यादा हो गया या एक चीज भी कम हो गया तो संतुलन गड़बड़ हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात फिर पहेली है एवं बूझो तो जाने हैं। तो ये सब तो एक आप मतलब बुक में रीड कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर पॉइंट बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो 2 ढाई घंटे का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद के पास गए, एक मतलब है पहेली जिसमें एक बच्चा प्रोफेसर अहमद के पास गया। उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। मतलब कोई बच्चा गया किसी टीचर के पास, जैसे आप लोग बच्चे हो और मेरे पास आओगे और पूछोगे कि बताइए कि जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो उसके बारे में प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं वो सुन लीजिए। देखिए, प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन किया। मतलब उन्होंने कहा कि हम जैव मंडल के क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, घूमेंगे और वहां जानेंगे। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। यह एक जगह है, याद रखिएगा, पचमढ़ी। यह एक ऐसा जगह है जहां पे वो इन सब चीजों को जानेंगे। वो जानते थे कि इस क्षेत्र में पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। अब प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र में जैव विविधता अनूठी है। मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। उन्होंने वन कर्मचारी, वहां उस जंगल के जो कर्मचारी थे, मतलब कि वहां के जो देखभाल करने वाले थे, उनका नाम था श्री माधव जी। उनसे उन्होंने बात किया और वहां के संरक्षित क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। कहा कि बताइए कि जंगलों में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको बचाया कैसे जाए। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के लिए क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। मतलब कि हमें अपने पेड़ पौधों को बचाना एक हमारे संरक्षण का हमारा ही एक अंश है। इसमें जैव मंडल, अब जैव मंडल भी बहुत सारे बच्चों को शायद कंफ्यूजन होगा, तो मैं बता दूं, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है, वह हिस्सा है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। मतलब जिसमें सजीव, अब सजीव किसे कहते हैं वो तो पता होगा। सजीव उन्हें कहते हैं जो वृद्धि करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, जो विकास करते हैं, जो भोजन करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, सजीव है। अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं, मतलब जहां पे लोग अपने जीवन को जी सकते हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनका संबंध। अब मतलब जैव विविधता को भी समझ लीजिए। जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और उनका आपस में किस प्रकार का संबंध है। तो जंगल के कर्मचारी थे माधव जी, उन्होंने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। अब माधव जी ने क्या कहा बच्चों को कि देखिए, आज तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ बहुत सारे समाज भी प्रयास कर रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारी सरकार के तरफ से भी ऐसी योजनाएं आ रही है जिससे जंगल को और जंगल के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को बचाया जा सके। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम बना रही है, मतलब नियम बना रहा है, विधियों को बना रहा है, नीतियां बना रहा है, ताकि इन कानून के माध्यम से जंगल को और जंगल के अंदर रहने वाले लोगों को संरक्षित रखा जा सके। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। अब बहुत सारे आपने ऐसे अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, जैसे सुंदरवन वगैरह है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, आपको पता होगा, आपको मैंने कई बार इसके बारे में पढ़ाया भी है, जिक्र भी किया है। तो ये कुछ ऐसे जगह है जहां पे इन प्रकार के मतलब नाना प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है।
एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि अभ्यारण्य होता क्या है। तो देखिए, अभ्यारण्य वह क्षेत्र होता है, वह जगह होता है जहां पे जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, मतलब उनको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है। वहीं पे अगर राष्ट्रीय उद्यान बोला जाए तो वह भी एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार के जीव जंतु स्वतंत्र होके रह सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में भी जान लीजिए। वन्य जीवन, पौधे एवं जंतु संसाधनों और उसके क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। तो कुछ जगह ऐसी भी है जंगलों में जहां पे ये आदिवासी और उनके कार्य को ही बस करने के लिए छूट है। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों का नाम अलग अलग प्रकार से बताया गया है। पॉइंट हमारा कहता है जैव मंडल आरक्षण, ये वीवीआई पॉइंट रहेगा। जैव मंडल आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रोफेसर अहमद जो हैं एवं माधव जी के साथ बच्चे जो हैं जो गए हैं, वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जीव जंतुओं को सही तरीके से रखा जाता है। अब माधव जी ने वहां पे क्या समझाया है? अब माधव जी ने वहां पे बताया है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जैव विविधता के संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, इसके उद्देश्य से एक जगह बनाया गया, उसका क्या नाम रखा गया है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजातियां, मतलब अलग अलग तरह की प्रजातियां को ही हम मतलब यहाँ पे बता सकते हैं कि जैव विविधता है। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। अब बहुत तरह का ऐसा भी जगह है जहां पे इन तरह की संस्कृतियों को, इन तरह के जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज में आपने वो सुना होगा कि एक लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा, और लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ आपने उसके सलमान खान के दुश्मनी का भी बात सुना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक बस एग्जांपल देना चाहता हूँ, बस एडुकेशन पर्पस के लिए, कि आखिर सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मनी हुआ कैसे। तो एक बार की बात है, ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान बिश्नोई समाज के पास गए, मतलब उसके समाज में जाके हिरन को मार दिया था। वहां पे हिरन की पूजा होती, आप एग्जाम्पल के लिए समझ लो, हम हिंदू हैं तो हम गाय की पूजा करते हैं। कोई हमारे सामने में गाय को मार के खा जाए तो वो हमारे लिए कितना मतलब कष्टदायक होगा ना। ऐसा ही कुछ बिश्नोई समाज के साथ भी हुआ। वहां की औरतें जो होती है, अगर कोई हिरन बच्चा पैदा करते समय अगर हिरन की मां मर जाती है तो वहां की औरतें अपने छाती से दूध पिलाती हैं उनको, हिरन के बच्चों को। इतना प्यार है उनका, इतना सम्मान है कि महिलाएं अपना दूध पिला के वो हिरन के बच्चों को जिलाती है, बड़ा करती है। तो ऐसे में जब सलमान खान ने उस काले हिरन को मारा तो उसी के बाद बिश्नोई समाज का सलमान खान के साथ दुश्मनी हो गया। तो वही आज तक चल रहा है। तो ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाना चाहा कि बहुत तरह की ऐसी संस्कृति है जिसे बचाए रखने में लोग बहुत ही तत्पर रहते हैं। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ही सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुरा के बारे में आपने सुना होगा, एक यह राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे बहुत सारे जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पे जो ये मैप दिया हुआ है, ये मैप भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे ये बोरी अभ्यारण्य है, ये धैन है, ये बोरी है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, संरक्षित क्षेत्र है, पचमढ़ी अभ्यारण्य है, पिपरिया का है, पानरा पानी गेट है, पचमढ़ी, ये सब ऐसे ही जगह है जहां पे जंगलों में जानवरों को और जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। पॉइंट हमारा कहता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्या है। तो देखिए, बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की हरियाली देखी, वहां की संपदा की प्रशंसा की, लंबे लंबे वहां पे सौगान के वृक्षों को देखा और अन्य प्रकार के वन्य प्राणियों को देखकर वो
प्रसन्न थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे अब आप बच्चे हो क्लास 8 के, आपकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है ना कि आपको ज़ू वगैरह जाना चाहिए। आपको ज़ू जाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर अगर आप दिल्ली में हो। मैं आपको अभी दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं बिहार से हूँ और हमारे बिहार में भी पटना में चिड़ियाघर है। तो आप दिल्ली में भी चिड़ियाघर जा सकते हो और एक बार तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं ही आपको लेके चलूँगा एक बार चिड़ियाघर। क्योंकि बच्चों को चिड़ियाघर जाके बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पता चलती है, अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधों के बारे में पता चलता है, अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतुओं के बारे में पता चलता है, अलग-अलग प्रकार के पक्षियों के बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे ए नंबर देख लीजिए, यहाँ पे एक कुत्ते टाइप का है, ये गीदड़ है। बी नंबर पे देख लीजिए ये हिरन है। सी नंबर पे देख लीजिए ये सियार है। डी नंबर पे देख लीजिए ये चीता है। यहाँ पे कुछ पौधे हैं, कुछ पेड़ है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि जंगली कुत्ता सबसे पहले है, फिर बी में चीतल है, भेड़िया है, तेंदुआ है, फर्न है, जामुन है। तो ये सारे जो है एक प्रकार के जंगली जानवर हैं और जंगली पौधे हैं। आपको ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपको चिड़ियाघर जरूर जाना चाहिए। पहेली में अचानक से एक खरगोश देखा जाता है और उसे पकड़ने का प्रयास किया गया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका कि बच्चा वो खरगोश है, आप उसे नहीं पकड़ो और आप पकड़ भी नहीं पाओगे। अगर आप जंगली खरगोश की बात करो ना, तो जंगली खरगोश इतना फास्ट रन करता है, बहुत तेज दौड़ता है, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में ही प्रसन्न रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जंतु हो, वो अपने घर में ही हमेशा खुश रहता है। मान लो आप बच्चे हो, आपको आपके घर से दूर किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप रह लोगे। सेम कंडीशन यहाँ पे जानवरों के लिए भी, कि उसे उठा के आप अपने घर में ले आओ तो वो भी प्रसन्न नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा। हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। जब भी आप जंगलों में जाओ, जू में जाओ या कहीं ऐसे अभयारण्य में जाओ, तो आप मतलब ऐसे जंतुओं को परेशान मत करो। अलग से देख के आप उनकी खूबसूरती का आनंद लो, लेकिन उन्हें परेशान मत करो। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, मतलब किसी खास क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहलाते हैं। जब किसी खास जगह पे खास प्रकार के पेड़ पौधे एवं जंतु पाए जाएं तो उन्हें हम वनस्पति जात या फिर प्राणी जात कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अब विशेष क्षेत्रीय प्रजाति का मतलब क्या होता है? मतलब किसी खास क्षेत्र पे, किसी खास जगह पे, किसी खास वातावरण में ही अगर वो प्रजाति पाया जाता हो। जैसे कि आपको पता है कि जो सफेद कलर का भालू होता है, वो तो अपने बिहार में नहीं पाया जाता, दिल्ली में नहीं पाया जाता। वो ठंडी जगहों पे पाया जाता है, हिमालय की तराइयों में पाया जाता है, जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पाया जाता है, वहां पे वो सब चीजें पाई जाती है। साथ ही साथ पेंगुइन जो पक्षी है, आप जीव कह सकते हो, वो गर्म जगह पे नहीं पाया जा सकता, वो ठंडी जगहों पे पाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ विशेष प्रजाति होते हैं जो विशेष प्रकार के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो बच्चे प्रोफेसर के साथ घूम रहे थे, वो बहुत जल्दी ही शांत पूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। गहरे वन कहने का मतलब है जहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा जंगलों के बीच में अब बच्चे प्रवेश हो चुके थे। बच्चे जो हैं वह एक विशालकाय, मतलब कि विशालकाय कहने का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़े गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। अब जब हमने कभी बहुत बड़ी गिलहरी को अगर नहीं देखा होगा, अचानक से अगर हम बहुत बड़े गिलहरी को देख लें तो हमें तो अचंभा होगा ना कि भाई इतना बड़ा गिलहरी भी होता है क्या। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है, मतलब एक बहुत ही लंबी पूंछ थी उसकी। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। बच्चे जो हैं जब उन्होंने बड़ी सी गिलहरी को देखा तो उसके बारे में जानने के लिए वो कई बार प्रश्न माधव जी से पूछना शुरू कर दिया। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। स्पीसीज को हिंदी में प्रजाति कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। यही बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ऐसा जीव, जंतु, पेड़, पौधे जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है।
अब जब कोई आपको पता है कि अभी मैंने भालू के बारे में बताया, तो भालू हर जगह तो पाया जाता है, लेकिन बहुत जगह पे भालू नहीं भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम व्हाइट कलर के भालू की बात करें तो वो तो हर जगह नहीं पाया जाता, वो तो ठंड के जगह पे जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है वहीं पे पाया जाता है। विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र में, राज्य में और देश के वहाँ की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। आपको पता है कि सेब कश्मीर में उगता है, चाय जो है वो असम में उगता है, कॉफी जो है वो तमिलनाडु में उगता है। तो ये इन सभी जगहों के एक विशेष क्षेत्र में होने वाले या रहने वाले विशेष प्रकार के पौधे या फिर जंतु कहलाते हैं। माधव जी ने पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाते हैं। अब देखिए, साल और आम के पेड़ को तो आपने जरूर देखा होगा, ये तो आसानी से आपको गांव वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों को उन्होंने साल के पेड़ को दिखाया, यह भी एक फर्नीचर का पेड़ होता है जिसके लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। वनस्पति जगत का उदाहरण दिया, उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया कि ये सब साल के पेड़ हैं, ये आम के पेड़ हैं। बिशन भारतीय विशाल गिलहरी, आपको यहाँ पे चित्र में देखने को मिल जाएगा, यह एक गिलहरी का चित्र है, आपके बुक में दिया गया है, जहां पे आप उसके पूंछ को देख सकते हो, उसके हाथ, मुंह, कान भी दिखाई दे रहा है, धड़ दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय प्राणी है, मतलब एक ऐसा गिलहरी जो उड़ भी सकता हो, जिसके पंख होते होंगे, ऐसा कुछ गिलहरी होता होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इसके आवास के नष्ट होने से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया जिस प्रकार से लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस प्रकार से बड़े मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो ऐसे में इनका जो आवास है, क्योंकि ये सब तो जंगलों में रहने वाले प्राणी है, तो इनका आवास जो है वो दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है और इससे इनके जीवन पे खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा बुलेट पॉइंट है, उसे भी समझ लेते हैं। स्पीसीज के बारे में हमने कई बार जिक्र कर लिया है। तो स्पीसीज जो है वो सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतः जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ या फिर अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन सक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। यह जाति के सदस्यों में समान लक्षण होते हैं। स्पीसीज कहने का मतलब है जब मतलब कि इनसे एक नए संतान की उत्पत्ति होती है और इनकी जनसंख्या बढ़ती है, तो ऐसे सभी जीवों को हम स्पीसीज के श्रेणी में रखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है वन्य प्राणी अभयारण्य। अब वन्य प्राणी कहने का मतलब है जंगलों में रहने वाले जीव जंतु। तो देखिए, अब हम प्रोफेसर अहमद की तरफ फिर से बढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया है कि आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य भी कहा जाता है। अब देखिए, प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि आरक्षित वनों की तरह और भी कुछ ऐसे जगह हैं, और भी जगहों को सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है जहां पे जंगलों के जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान होता है, वह जगह होता है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। अभयारण्य में जो भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, यदि आप उनको मारते हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। तो अभयारण्य जो है वो पेड़ पौधे और जानवरों का एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। आज के समय में आप देखो तो जितने भी संरक्षित वन हैं, इन सभी जगहों पे चोरी छुपे ही लेकिन जानवरों का तो शिकार किया जाता है। तो यह बड़े ही अफसोस की बात है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इनका अतिक्रमण करके नष्ट कर रहे हैं। मतलब वनों का अतिक्रमण कहने का मतलब है जो जंगलों के आसपास लोग रहते हैं ना, वो दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काटते हैं, और जंगलों को काटते काटते जंगलों का जो क्षेत्र होता है ना उसे छोटा करते हैं। इसी छोटा करने की प्रक्रिया को हम अतिक्रमण कहते हैं। बच्चों को
प्राणी उद्यान अर्थात चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताजा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी इस क्षेत्र में रहते हैं जहां हम प्राणी जंतुओं का संरक्षण करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे जगह हैं, चिड़ियाघर वगैरह को आप देख लो, अभ्यारण्य को देख लो, जहाँ पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, उनका सही समय पर खान पान हो, सही समय से उनकी देखभाल हो, उनके बीमारियों का इलाज हो, उनके लिए इस प्रकार के वातावरण को तैयार किया जाता है जिसमें वो खुद को सुरक्षित फील कर सके। हमारा कहता है राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान भी आपको समझना है। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था, जब बच्चे वहां पे घूम रहे थे ना, तो उन्होंने एक और बोर्ड देखा जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी हमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही जानना है कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। बच्चे तो ऐसे भी नटखट होते हैं, उन्होंने देखा उद्यान लिखा हुआ है तो वो सोच रहे हैं कि अब हम इसमें भी घूम ही लेते हैं। और फिर माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है। उद्यान कहने का मतलब है या फिर राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब है कि यह एक बहुत ही बड़ा विशाल आरक्षित क्षेत्र है जहां पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में यह पर्याप्त है। मतलब पर्यावरण में यहाँ पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे जानवर हैं उन सभी को संरक्षित रखा जाता है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात प्राणी जात दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि जो सतपुड़ा है राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक अर्थात लकड़ी का नाम है सौगान की लकड़ी, इसी जंगल में प्राप्त होता है। यहीं से आपको सबसे अच्छे किस्म का सौगान साल शीशम इत्यादियों की लकड़ियां प्राप्त होती है। बच्चे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। बाघ मतलब टाइगर, टाइगर के रहने वाले जगह को हम टाइगर रिजर्व एरिया भी कहते हैं या फिर बाघ आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। माधव जी अब बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु मतलब बाघों को बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बाघों का शिकार कर करके लोग बाघों को इतना मार दिए हैं कि हमारे भारत में बाघों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना को लागू किया है। इस परियोजना के उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना है। मतलब बाघों को संरक्षण देना है, बाघों को बचाना है। नहीं तो जिस प्रकार से शिकारियों ने और जंगलों की कमी के कारण बाघ मरते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में बाघ जो है वो भारत से बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ जानवरों के चित्र दिखाए गए हैं। जैसे 5.4 में बाघ दिखाया गया है, 5.5 में आपको जंगली भैंसा दिखाया गया है और 5.6 में आपको बारहसिंघा दिखाया गया। ये सब वैसे ही जानवर हैं जो आपको इन उद्यान राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व एरिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। बाघ का चित्र तो आपने पहले भी देख लिया 5.4 में, अभी मैंने आपको बताया था। तो बाघ जो है वो उन स्पीसीज में है जो एक धीरे धीरे अपने वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। मतलब अपने जंगलों से, अपने भारत से बाघ जो है वो दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। अब देखिए सतपुड़ा में क्या है कि बाघों को इतना संरक्षण दिया जा रहा है कि उनकी संख्या में अब बढ़ोतरी हो रही है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, अब वो विलुप्त हो सकते हैं, मतलब कि वो खत्म हो रहे हैं। संकटापन्न जंतु कहलाते हैं ऐसे जीव जंतु जो जिनकी संख्या अब दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वैसे जीव जंतुओं को हम संकटापन्न जंतु के नाम से भी जानते हैं। बूझो जो है उसको डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया है जो लाखों वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आपको पता है कि डायनासोर जो है वो तो हमारे पृथ्वी पर था
इसका हमें हमारे इतिहास में प्रमाण है। तो ये लाखों करोड़ों साल पहले था। तो कुछ जीव के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। यदि जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को जंगलों में सुरक्षित नहीं रखा गया या फिर जंगलों को काटा गया तो वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन समाप्त हो जाएंगे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है उनमें कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे कि गाय भैंसों को चराना, उनका अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या फिर उनको मारना, जलावन पौधे के लिए लकड़ियों को काटना, औषधीय पौधे एकत्र करना, ये सब स्वीकार्य नहीं है। इन सब कामों के लिए इन सब का बहुत ही नियम है। आप ऐसे कामों को जंगलों में नहीं कर सकते हैं। माधव जी पहेली को बताते हैं, मतलब बूझो और पहेली ऐसा ही नाम लेके ये लोग इन चैप्टरों में आपको समझा रहे हैं। तो पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। कहने का मतलब है जो बड़े जंतु हैं, जो बड़े आकार के जंतु हैं, उससे ज्यादा जल्दी छोटे प्राणी विलुप्त हो रहे हैं। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार देते हैं, मतलब बड़ा ही क्रूर तरीके से इनको हम मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। आपको पता है सांप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे वातावरण के लिए। हम लोग तो जहां भी सांप देखते हैं गांव वगैरह में तो उसे मार देते हैं, लेकिन सांप स्नेक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पर्यावरण के लिए। वो विषैली गैसों को एब्जॉर्ब करता है। इनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं, याद रखिएगा। ये उल्लू को मारना, चमगादड़ को मारना, मेढक को मारना, छिपकली को मारना, सांप को मारना, इन सब को मारकर हम खुद के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वो आकार में छोटे हैं परंतु परितंत्र में उनका बहुत ही अनोखा अनदेखा योगदान माना जाता है। वो आहार जाल एवं आहार श्रृंखला का ही भाग है जो पृथ्वी को संतुलित रखता है, हमारे परितंत्र को संतुलित रखता है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी न किसी परितंत्र का निर्माण करते ही हैं। पॉइंट हमारा कहता है रेड डाटा पुस्तक, इसे हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हुए कहा कि रेड डाटा पुस्तक जो है वो एक ऐसा किताब है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि संकटापन्न क्या होता है। ऐसे जीव जंतु जिनके दिन प्रतिदिन उनकी संख्या घटती जा रही है उनको हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। तो ये जो रेड डाटा पुस्तक है इसमें ऐसे ही जीव जंतुओं के बारे में लिखा जाता है जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। इन पुस्तकों में अधिक जानकारी आपको कंप्यूटर वगैरह पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, अगर इस लिंक को आप क्लिक करते हैं, अपने कंप्यूटर में खोलते हैं, फिर मोबाइल में भी खोल सकते हैं, तो आपको रेड डाटा बुक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमारा कहता है प्रवास क्या होता है। प्रवास के बारे में जान लीजिए, प्रवास क्या होता है। अब माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है एवं तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करती है। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी को देखा। माधव जी बताते हैं कि ये प्रवासी पक्षी हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रवास और प्रवासी पक्षी, ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ पे आए हैं। तो आपको बता दूं कि जब एक पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे चली जाती है मौसम के अनुसार, तो ऐसे पक्षियों को, जंतुओं को, जीव को हम प्रवासी कहते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। यहाँ अंडे देने के लिए वो आते हैं क्योंकि उनका मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वो जीवन यापन होने के लिए, मतलब वहां पे अनुकूलित नहीं है। जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा है वहां पे वो अंडे तो नहीं दे सकते, अंडा खराब हो जाएगा। इसलिए वो ऐसे जगह को चुनते हैं जहां पे वो आके अंडा दे और बच्चे को जन्म दे। वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता,
ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों में, मतलब कि बहुत दूर के क्षेत्रों में लंबी यात्रा करते हैं, ऐसे पक्षियों को हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कागज का पुनः चक्रण। पेपर पेपर आप लोगों ने कॉपी में कई बार यूज किया होगा। पेपर का जो पुनः चक्रण है, इसको देख लेते हैं। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए, मतलब 1 टन पेपर बनाने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 पेड़ों को काटा जाता है। 17 पेड़ों को जब आप पूरी तरह से काट के खत्म करोगे तब 1 टन कागज बनेगा। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जाता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम वर्ष में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं, कई सारे पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे बल्कि कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत का उपयोग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरह से हम अपने पेड़ पौधों को यहाँ पे बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जो हानिकारक रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पुनर्वारोपण क्या होता है। तो देखिए, प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर जो है वो पुनर्वन रोपण है, मतलब फिर से पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। काटे गए जितने भी वृक्ष हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए नए वृक्षों को लगाना होगा। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हमने काटे हैं। जितना वृक्ष को हम काटते हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि उतने नए पेड़ पौधों को हम लगा दें। प्राकृतिक रूप से यदि वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है, यदि वनोन्मूलित क्षेत्रों में फिर से पेड़ों को लगाया जा सके, तो यह फिर से हमारा जो वातावरण है या फिर इकोसिस्टम है वो सही हो जाएगा। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, बहुत ज्यादा पेड़ों को काट चुके हैं, बहुत सारे जंगलों को साफ कर चुके हैं। कई प्रकार की फैक्ट्री, कई प्रकार के मॉल, रेल, मेट्रो इत्यादियों को लगाए जाने के लिए कई हजार टनों में लकड़ियों को काटा गया है। यदि हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए संपदा बनाए रखना है, उन्हें भी सही वातावरण देना है, तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम भी है, नीति नियम कानून भी है। हमारे संविधान में भी इससे जुड़े कई प्रकार के नियम हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, कि जंगलों को बचाना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। फिर से विश्राम करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। जब जंगल में अंधेरा हो जाए उसके बाद जंगल में रुकना सही नहीं था। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव का माधव जी को बहुत ही थैंक यू बोला, बहुत ही आभार व्यक्त किया। यहाँ पे अब चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हमारे पास प्रमुख शब्द हैं। प्रमुख शब्द में जैव विविधता के बारे में है, जैव मंडल आरक्षण संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, परितंत्र, संकटापन्न स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, विलुप्त क्या होता है, प्राणी जात क्या है, वनस्पति जात क्या है, प्रवासी पक्षी क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं, पुनर्वन रोपण क्या होता है, अभ्यारण्य क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हालांकि ये चैप्टर में मैंने अभी आपको बताया भी है तो शायद आपको याद भी होगा, लेकिन एक बार इसे आप अपने कॉपी में लिख के जरूर याद कर ले। साथ ही साथ आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो कहते हैं ना, वो जैसे कि संतरे का जूस बनाया जाता है और छिलका अलग हो जाता है, ऐसे ही पूरे चैप्टर का जो जूस है ना, वो ऐसे ही कुछ पॉइंट्सों के अंदर आपको बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ
यहाँ पे अभ्यास के अंदर भी प्रश्न उत्तर आपके पास है। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आप सही तरीके से अपने कॉपी में करेंगे, सही सही करेंगे, और ये याद भी करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है और चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, आप महत्वपूर्ण ही कहिए क्योंकि मैंने तो हर एक पॉइंट्स को आपको समझा दिया है, क्योंकि साइंस है तो आपको बेहतर तरीके से समझना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है, क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम था पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।